नमस्कार। सोशल मीडिया कॉलिंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है और हर व्यक्ति बदलाव चाहता है। और जब बदलाव की बात आती है तो लगातार कुछ ना कुछ नए परिवर्तन, नए बदलाव आते जा रहे हैं। और आजकल हम सोशल मीडिया की बात करते हैं और सोशल मीडिया में इस कदर बदलाव आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं कि हम देखते देखते दंग रह जाते हैं। और इसी सब को देखते हुए दूरदर्शन ने भी चाहा कि हम कुछ परिवर्तन लाएं, बदलाव लाएं और धीरे धीरे सब कुछ हमारे समक्ष आता रहे। सोशल मीडिया कॉलिंग कार्यक्रम में हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं श्रीमती रंजू प्रसाद। आप पूर्व चीफ जनरल पोस्टमास्टर रही हैं और हम आपको ये भी बता दें कि गायकी के क्षेत्र में आपने काफी कुछ काम किया है और डिजिटल क्रिएटर की बात करें तो आपने भी अपने फुटप्रिंट्स जो हैं वो डिजिटल मीडिया में छोड़े हैं। और आपको आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। और हमारे साथ श्री एस प्रसाद हैं, श्याम सुंदर प्रसाद, एक्स होम सेक्रेटरी हरियाणा आप रह चुके हैं। और अगर हम गायकी की बात करें तो आप भी गाते हैं और साथ ही साथ अगर हम डिजिटल मीडिया की बात करते हैं तो डिजिटल मीडिया में भी आपको देखा जाता है, आपने भी छाप छोड़ी है। और डिजिटल मीडिया की बात करते करते हम यही कहेंगे कि आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सारे दर्शकों को हमारा नमस्कार। और जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया आज हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है। इधर देखें तो सोशल मीडिया है, इधर देखें तो सोशल मीडिया है, सामने देखते हैं तो सोशल मीडिया है, पीछे देखें तो सोशल मीडिया की कई आवाजें हमारे कानों में सुनाई देती हैं। यूं कहें कि सोशल मीडिया जो है हम सबको घेरे हुए है। और उस घेरे में हमारे पास क्या है? कुछ जानकारियां बहुत अच्छी होती हैं, कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जो शायद हम नकार भी दें तो चलेगा, लेकिन जब लगातार हैमरिंग होती रहती है तो वो अच्छी बन जाती हैं। और कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जब मर्जी आप जो मर्जी कहते हो सब चलता है, क्योंकि कोई पाबंदिश तो है नहीं है। तो ऐसे में मेरा सवाल मैडम आपसे पहले है कि क्या समझते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है जिस तरह से चल रहा है, बेबाक चल रहा है, कोई बंदिश नहीं है, तो क्या सही है? जी, ये भी एक प्रकार की संचार क्रांति है जो एक व्यक्ति को या समाज को दूसरे लोगों से जोड़ती है। अगर हम लोग दवाई हो चाहे कुछ भी हो, अगर एक लिमिटेड मात्रा में लें, चीनी भी अगर लिमिटेड मात्रा में लें तो मीठा लगता है, लेकिन जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है, अति सर्वत्र वर्जयेत, तो उस समय इस पर कहीं तो एक जरा सी कुछ डिसिप्लिन होनी चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, पाबंदी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर पाबंदी हमें दिखती है तो ये भी रहेगा कि हम थोड़ा सा संयम से काम करेंगे। नहीं तो ये रहता है कि हम सब कुछ छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर तो जो मर्जी पोस्ट कर दो और जो देखने वाला है वो देख ही लेगा। प्रसाद साहब, आप क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं कोई डिसिप्लिन जो है वो काम करेगा और करना चाहिए? ये बड़ा एक आपने ज्वलंत मुद्दा उठाया है। और सोशल मीडिया, जैसे हम लोग जब स्कूल कॉलेज में थे तब ये शब्द भी नहीं था और सोशल मीडिया में नहीं था। जो भी मीडिया था वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, प्रिंट मीडिया था, टीवी पे खबरें आती थी और अखबारों में पढ़ते थे। बट पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया जिस तरीके से आया है, इसने समाज को बदल दिया है। और अगर ये मैं कहूँ कि सोशल मीडिया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कहीं आगे निकल जाए या उसका अपना स्थान है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सोशल मीडिया पे कोई आज के दिन बंदिश नहीं है। हर व्यक्ति कोई जानकारी देना चाहता है, दे सकता है, अपने विचार रख सकता है, डिस्कशन चलता है एंड हर तरह के विचार आते हैं। ये बात सही है कि मुझे हरियाणा गवर्नमेंट में गृह सचिव रहने का सौभाग्य मिला है और 2 साल मैंने काम किया है। बट कोई भी चीज़ बगैर अनुशासन के नहीं चल सकती है। अगर हम किसी को हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को गाली दे दें
या हम कोई भी राष्ट्र के खिलाफ कोई बात करें, जी देशद्रोह की बात करें, जी तो यहाँ पे भी डिसिप्लिन की एक बंदिश की ज़रूरत है। जी हमने देखा था बेंगलोर में जो इंसिडेंस हुआ था, अगर सोशल मीडिया पे इतनी सारी अफवाहें फैल गई थी और लोगों में जो नॉर्थ ईस्ट के लोग यहाँ पे काम करते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था तब ये कि इस तरह की अफवाहें जो फैलाई जाती हैं और ख़ास कर करके जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इसके पीछे, अगर वो फैलाती हैं तो ये चीज़ और भी ख़राब हो जाती है। जी तो डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल, डिसिप्लिन की ज़रूरत है और इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं और सोशल मीडिया की बात करते हुए आजकल की बात करें तो हम 150 साल वंदे मातरम के पूरे होने पर उसे पूरे साल भर में कार्यक्रम चलते रहेंगे और अभी शुरुआत हो गई है। और वंदे मातरम की जब बात करते हैं तो कहते हैं वंदे मातरम एक ऐसा नारा था जिसने क्रांति ला दी। जी 1875 में लिखा गया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उन्होंने लिखा और उसके बाद आनंद मठ में जब प्रकाशित हुआ उनके अपने ही नावल में, जो सन्यासियों के क्रांतिकारी सन्यासी उनके आसपास घूमती स्टोरी थी ये कहानी, और वहीं से वंदे मातरम ने ऐसा रूप धारण किया कि हम लगातार उस पर गर्व करने लगे और हर क्रांतिकारी व्यक्ति जहां भी अगर कोई चल रहा है तो पुलिस वाले को देखता था तब भी वंदे मातरम कह के गुजर जाता था, क्योंकि उससे लगता था कि वंदे मातरम का नारा मुझे बुलंद करना है। और हम अपने जो दर्शक हैं उन्हें भी इस समय विंडो स्क्रीन पर भी ये सब दिखा रहे हैं कि वंदे मातरम जो था वो किस कदर जो है क्रांतिकारी नारा बना और आनंद मठ के माध्यम से, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा, जैसे आप भी प्रसाद साहब बात कर रहे थे कि क्रांति जब आई, जब ब्रिटिश को दूर भगाना था और गुलामी की जंजीरों से मुक्त होना था, तो क्रांतिकारी इस वंदे मातरम को लेकर उग्र रूप धारण करने लगे और चाहे फांसी के फंदे पर या उन्हें पकड़ा जाने लगा तब वंदे मातरम कहने लगे। क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा। दर्शकों को बता दें जिनको जानकारी नहीं है कि 1875 में लिखा गया था ये। 1950 में हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसको राष्ट्रगीत डिक्लेयर किया था। लेकिन जो गुलामी का दौर था, जो ब्रिटानिया सरकार थी, उस दौरान ये इंस्पिरेशन बन गया। देशभक्ति, जो देशभक्ति का अलख जगाना है, जो उत्साह पैदा करना है, जोश पैदा करना है, और उस वक्त जो देशभक्ति की जो मूवमेंट चली थी, फ्रीडम स्ट्रगल चला था, उसमें ये बहुत जरूरी था। वो जज्बा जगाने का एक बहुत ही ये सशक्त माध्यम बना था। इसको गाने से ही लोगों में वो जोश पैदा होता, देशभक्ति की वो भावना पैदा होती थी, जो उनको अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार कर देती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर हम आज की बात करते हैं तो 150 साल पूरे हुए और उस दिन प्रधानमंत्री ने इसके बारे में क्या कहा और किस तरह से जोश हम सब में जगा दिया कि वंदे मातरम क्या है और वंदे मातरम के बारे में हमें क्या सोचना चाहिए, एक बार देखते हैं, सुनते हैं। जी, हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल होने जा रहे हैं। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम हर देशवासी का स्वर बन गया था। देशवासियों के लिए अगर हम बात करें तो 1905 में भंग आंदोलन जब था, वो जब ऊपर उठा और तब से ये नारा जो था वंदे मातरम बुलंद होने लगा था और ये कहा जाने लगा था कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे मैडम? ऐसा है, ये जो आत्मा को झकझोरने वाली ये जो राष्ट्रीय गीत थी, पहले तो सिर्फ ये साहित्य के रूप में था, लेकिन 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इसको गाया। उसके बाद से ये एक जन जन का ये बात, ये जो वंदे मातरम जो मंत्रोच्चार है, ये मंत्र है, ये सबकी जुबान पर, बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक की जुबान पर ये चढ़ गया
और बेसिकली जो हम लोग उस समय गुलामी के ये से भाव से दबे हुए थे, पहले हम लोगों को अपनी संस्कृति को, अपने रूट्स को हम लोग भुला बैठे थे कि हमारा देश क्या है। ये इतना खूबसूरत देश है, सोने की चिड़िया वाला देश है, इसकी सांस्कृतिक ये विरासत इतनी गहरी है, हम अपने रूट्स को भूल गए थे। हम लोगों में वो आत्मविश्वास नहीं आ रहा था, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आ रहा था कि हम लोग भी ये अंग्रेज जो बोलते हैं द सन नेवर सेट्स इन दिस एम्पायर, उसको भी हम लोग उखाड़ फेंक सकते हैं। इस वंदे मातरम से ही ऐसा लोगों में उत्साह जागा, कॉन्फिडेंस जागा, अपनी संस्कृति के प्रति उनमें जागरूकता आई कि हमें इस गुलामी के जंजीर को उखाड़ फेंकना है। और अंग्रेज भी इस शब्द से, इस चैंटिंग से घबराते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंग्रेज सचमुच में दोस्तों घबराने लगे थे, और घबराने इसलिए लगे थे कि उनको लगा कि जिस भी गली मोहल्ले सड़क से हम जाते हैं तो वहां वंदे मातरम का नारा बुलंद करने के लिए हर व्यक्ति खड़ा है। और जैसा हमने शुरू में कहा कि अगर कोई जा रहा है रास्ते में चलते और पुलिस वाले को देखता था तब भी वो वंदे मातरम बोलकर आगे बढ़ जाता था। और अगर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बात करें तो वो आहत हो गए क्योंकि किसी ने उन्हें कुछ कह दिया, और जब कह दिया, हालांकि वो जो सरकारी नौकरी करते थे, अच्छे पद पे थे, लेकिन वो इतने आहत हो गए तो उन्होंने इस गीत को जन्म दिया जो एक नारा बना, यूं कहिए कि जैसे मैडम भी कह रहे थे कि मंत्र बन गया। और ये मंत्र उच्चारण आज तक भी हम करते हैं। और जरूरत ये है कि हम अपनी जड़ों से जुड़कर, वंदे मातरम के साथ जुड़कर अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा। जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया की बात करते करते हम यूथ की बात करते हैं, और हम कई बार ये भी सोचते हैं कि यूथ जो है वो भटक रहा है। और एक तरह से ये लगता है कि यूथ भटक तो नहीं रहा, यूथ सामान्य रूप से कार्य कर रहा है और चल रहा है, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो देश के प्रति भी आज सोच रहा है। अभी जेन जी की बात हो रही है, और कल ही मैं अपने कुछ बच्चों से बात कर रहा था, मुझे पहली बार पता लगा कि जेन अल्फा और जेन बीटा भी आ गया है जी। आज के यूथ में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि वो धीरे धीरे ये जाति से, धर्म से, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके वो उनकी एक विकासशील दृष्टिकोण बन रही है जी। अपना विकास हो, स्वस्थ तरीके से विकास हो जी, इस तरफ देखते हैं वो जी जी। बाकी चीजें बात की हैं। और ये बहुत अच्छी सोच है, ये बहुत अच्छा बदलाव है, क्योंकि अगर व्यक्ति संपन्न होगा तो राष्ट्र संपन्न होगा, व्यक्ति सशक्त होगा तो राष्ट्र सशक्त होगा। इसलिए हमारा यूथ अगर सशक्त है, जो कि हमारा भविष्य है, तो हमारा राष्ट्र भी सशक्त होगा। और ये यूथ की आजकल हम भारत वर्ल्ड में यंगेस्ट कंट्री है, हमारे यहाँ जो यूथ की परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, और इसलिए उनका समाज में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और उनकी सोच, बाकी चीज़ों की सोच, राजनीति में क्या सोच है वो बदलेगी, उस पर बहुत असर पड़ेगा। जो यूथ चाहता है, सरकार को, पॉलिटिकल पार्टीज को वो करना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा बदलाव है, और वो संकीर्ण चीजों से ऊपर उठ रहे हैं और वो विकास की बात सोच रहे हैं जी। कैरेक्टर निर्माण की भी बिल्कुल, कैरेक्टर उसी से राष्ट्र बनता है बेसिकली। जैसे आपके व्यक्ति होंगे, सिटीजन्स होंगे, जो यूथ है, यही आपका जनरेशन, यही भविष्य है हम लोगों के देश का। इनका कैरेक्टर अच्छा है, ये अपने राष्ट्र प्रथम को यदि सोचते हैं और ये अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, तो पलायन जो हो रहा था दूसरे अमेरिका, जो बौद्धिक पलायन हो रहा था, वो भी नहीं होएगा। अभी मैं किसी से बात कर रही थी तो वो बोला कि मैं डिफेंस रिसर्च, उसकी मदर डॉक्टर हैं और अच्छे परिवार से हैं, लेकिन वो बोला कि मैं डिफेंस रिसर्च में जाऊंगा, कलाम जी जैसा मैं काम करूंगा। तो लोगों का ये है कि पैसे कमाने के बदले वो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। यूथ आजकल उनमें ये भावना आ रही है। बिल्कुल, और राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, और राष्ट्र के लिए करते करते यूथ क्या सोचता है, उनकी भावनाएं क्या है। हमने भी
युवाओं से बात की और आइए देखते हैं उनकी भावनाएं क्या हैं, क्या सोचते हैं देश के बारे में। हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम एंड इट वाज रिटन बाय बी चटर्जी। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था और यह पहली बार कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अंदर 1896 के अंदर गाया गया था। हमारा गीत बहुत ही प्यारा है और इससे हमारे देश की बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਹੈ ਜੋ ਬੀ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਕੇ ਚੈਟਰਜੀ ने लिखा है। जी देखिए, बिल्कुल सही बात हमारे समक्ष आई है और हम यूथ की बात जब हम करते हैं तो एक नैरेटिव गलत सा साबित कर रहे थे कि यूथ जो है वो भटक रहा है और यूथ को पता नहीं है किस तरफ जाना है। लेकिन जब हम अभी अपनी विरासत की बात करते हैं, वंदे मातरम की बात हम जब सुन रहे थे, वंदे मातरम की बात करते हुए यूथ पूरी तरह से जो है भावनाओं में बहता भी है और जानता भी है, परिचित है। और वो यहां तक बता रहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो था उन्होंने लिखा था, नाम तक याद है। और ये यूं कहिए कि गर्व की बात है। और वैसे भी कहते हैं कि जब वंदे मातरम का नाम लिया जाता है तो गौरव में हम हो जाते हैं, गर्व की अनुभूति होती है। और हमें वंदे मातरम पुकारते हुए संकल्प भी लेना होगा कि हम अपने देश को, अपने भारत को लेकर आगे बढ़ेंगे। ऐसे में जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं और वंदे मातरम के बहुत सारे स्टैंजर्स की बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वंदे मातरम में वैसे तो 4 स्टैंजाज हैं। शुरू के उसमें स्टैंजाज में अपनी भारत माता की सुंदरता का यहाँ अच्छा पानी है, अच्छी हवा है और चंद्रमा इसको आलोकित करती है। और ये भी उसमें आया है, नारी तुम अबला नहीं हो, इस तरह से कि तुम सशक्त हो, तुमने इन अंग्रेजों का या जो भी इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर इनका संहार करने की शक्ति है, तुम सुख देने वाली हो, तुम वरदान देने वाली हो। जब इस तरह की भावना आती है तो लगता है कि सच में हम में अदम्य साहस, अदम्य शक्ति। और मुझे तो लगता है इस एज में मुझे लगता है मैं भी 25-26 साल की हो गई हूं और मुझे भी इतना उत्साह और ये आ रहा है, गर्व लग रहा है कि हमारा देश ऐसा है जहां पर इतने प्राकृतिक संसाधन हैं और यहाँ के लोग इतने देशभक्त हैं। और ऊपर में जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, जो हमारी माता के समान है, जो भारत माता है, उनकी गोदी में हम लोग पले बढ़े हैं, वही हमें सारा दे रही हैं। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने काम के जरिए, हम अपने जो भी हमसे बन सकता है वो हम भी देश को ऐसे लौटाएं अपनी ओर से। और यूथ के साथ तो कहना ही क्या, उनके साथ तो अदम्य साहस और उत्साह बन जाता है। जी प्रसाद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जब हम वंदे मातरम का उच्चारण करते हैं या वंदे मातरम कहीं पे भी जब जो पढ़ा जा रहा है और गुनगुनाया जा रहा है, तो ऐसे में क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं भीतर से? ये बात तो कई बार आ चुकी है कि जब जैसे वंदे मातरम गाते हैं तो अंदर से एक अदम्य साहस, अदम्य जोश, शक्ति का संचार होता है। जैसे कि वार क्राई होता था, आर्मी में रेजिमेंट होता है, हर रेजिमेंट का एक वार क्राई होता है, हर हर महादेव। तो जब ये लिखा गया था तो भारत गुलाम था और ब्रिटिश शासन था। और उस वक्त वंदे मातरम ने जो देशभक्ति का अलख है उसको जगाने का काम किया। लेकिन अब जबकि 1947 में हमें आज़ादी मिल गई और जो नया यूथ है उन्होंने गुलामी का दौर नहीं देखा है और उसके लिए क्या बलिदान किए गए हैं वो किताबों में पढ़ते हैं। तो अब हमारा जो लक्ष्य है विकासशील भारत से विकसित भारत, जो माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है 2047 तक भारत को हम विकासशील भारत से ऊपर उठ कर विकसित भारत बनाएंगे। जो विकसित भारत बनाने के लिए जो हमें साहस चाहिए, जो जोश चाहिए, जो जज्बा चाहिए और संकीर्ण चीजों से उठ करके हम राष्ट्र हित में सोचे। जैसे कई बार ये बातें आई, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले है और उसके बाद व्यक्ति है। और हर व्यक्ति अगर कानून के दायरे में रह करके काम करे, जीडीपी अपना योगदान दे, तो राष्ट्र अवश्य बढ़ेगा। तो ये जो एक लक्ष्य है
विकसित भारत का, उस लक्ष्य को हासिल करने में वंदे मातरम का एक बहुत बड़ी भूमिका है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों, जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं और वंदे मातरम की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, और ये नारा बुलंद हो चुका है। हम सबको साथ मिलकर इस नारे को, जो विकसित भारत के नारे को है, इसे बुलंद करना है। और जब हम नारे बुलंद करने की बात करते हैं, तो वंदे मातरम की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे गीत जो हैं वो हमारी फिल्मों ने हमें दिए, हमारे कवियों ने हमें दिए। और एक गीत ऐसा था जिसे सुनकर अपने आप में रूह के भीतर से यूं कहिए कि कंपन सी शुरू हो जाती है। वो गीत अगर आप सुना पाए तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता, वो गीत आप सुनाएंगे तो शुरुआत करते हैं हम उससे। लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। सच में दोस्तों, जब ये गीत सुनते हैं तो रूह के भीतर से एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है, उन सब के प्रति नतमस्तक होने का जी करता है जो सचमुच में लौट के कभी घर नहीं आए, लेकिन अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज समय इजाज़त नहीं देता कि हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, हालांकि मन तो करता है। रंजू प्रसाद मैडम और श्याम सुंदर प्रसाद जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और सोशल मीडिया कॉलिंग में इतनी अच्छी बातचीत हुई और बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि एक गीत अगर आप भी थोड़ा सा सुना दें तो और भी प्रोग्राम में एक नई छटा जो है वो बन पाएगी। मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, और मैडम ने इतना अच्छा गाना गाया, बट मैं कोशिश करता हूँ। मुकेश जी का ये गीत है और देशभक्ति की गीत है, और ये हर परिवेश में, हर समय में बड़ा ही रेलेवेंट है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। बिल्कुल दोस्तों, हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान की बात करेंगे, नई कहानियां लिखेंगे और नई कहानियां लिखते हुए एक विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए, आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हमारा ये जो कार्यक्रम है, आप डीडी पंजाबी और डीडी पंजाबी के सैटेलाइट चैनल्स और सभी सोशल मीडिया पर इसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम डीडी हरियाणा की बात करें, डीडी हरियाणा के सभी जो
सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है और सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम को देखा जा सकता है और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी अब इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। और अगर आपके दिल में कोई सुझाव है या किसी एक विशेष टॉपिक पर आप सोशल मीडिया कॉलिंग पर हमसे चाहते हैं कि हम उस तरह का कार्यक्रम करें, तो आप अपने सुझाव hopchandigarh@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। और अब सर्वप्रिय निर्मोही को आज का कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।